क्वेश्चन है सीवी का, क्वेश्चन नंबर 55, 59 एंड चैप्टर है रोटेशन। A uniform rod of mass m, length L is struck at an end by a force F perpendicular to the rod for a short interval of time t. Calculate A part, the speed of center of mass; B part, the angular speed of rod about the center of mass; C part, kinetic energy of the rod; and D part, angular momentum of the rod about center of mass after the force has stopped to act. Assume that it is so small that the rod does not appreciably change its direction while the force acts. Okay? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और थोड़ा बहुत नहीं भी आया तो बता देता हूं क्या क्वेश्चन है। उसने बोला कि एक रॉड है ऐसे, इट्स रॉड, इसका कुछ मास होगा m मान लेते हैं, कुछ लेंथ होगी l मान लेते हैं। क्लियर? वैसे गिवन है मास m है और लेंथ l है। इट इज स्ट्रक एट एन एंड बाय अ फोर्स f। इसको एक एंड पर हिट करते हैं, इस एंड पर हिट किया, ऐसे करके हिट किया ना, तो उसने बोला है कि जो हिट किया ना, स्ट्रक किया, तो फोर्स F लगाया, लेकिन वो फोर्स लगा बहुत थोड़ी देर के लिए, टी टाइम के लिए, और फोर्स हट गया। तो ये सिचुएशन है बिफोर। मतलब स्टक करने के पहले। एक सिचुएशन और बना लेते हैं ड्यूरिंग स्टक, तो उस समय आप एक फोर्स लग रहा होगा, ये सिचुएशन आ गई ड्यूरिंग। टाइम इंटरवल काफी छोटा होगा, बट ड्यूरिंग सिचुएशन तो आएगी आएगी, और फिर थोड़ी देर में, मतलब बहुत कम टाइम में, वो फोर्स खत्म भी हो जाएगा, और फोर्स खत्म हो गया तो ये सिचुएशन है जस्ट आफ्टर फोर्स वैनिस्ड। फोर्स जैसे लगना बंद हुआ, वो सिचुएशन ये बना ली हमने, राइट? ये टाइम t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट होता है, और ये कहानी टाइम t इक्वल टू t पर खत्म हो जाती है। ठीक? t स्मॉल है और फोर्स भी काफी बड़ा नहीं है, हाँ फोर्स कांस्टेंट जरूर है। ओके, ये बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, अब देखते हैं कि इस फोर्स ने क्या किया होगा। इसके अलावा बाकी कोई फोर्स है नहीं। ऐसे मान लो कि टेबल, स्मूथ टेबल पर रॉड रखा हुआ है, फोर्स लगा, कोई फ्रिक्शन नहीं था, नॉर्मल और वेट बैलेंस थे, बट ऐसे सोचो ना कि कुछ और है ही नहीं। तब सवाल है कि इस फोर्स ने क्या किया होगा। तो इस फोर्स ने इस रॉड को ट्रांसलेशन दिया होगा। दिस रॉड इज नॉट अ पार्टिकल, इट्स एक्सटेंडेड बॉडी। तो इस फोर्स ने क्या किया होगा, इस रॉड को ट्रांसलेटरी मोशन दिया होगा, और ट्रांसलेटरी मोशन दिया होगा तो इस रॉड के पास एक इंपल्स आया। क्लियर? तो अगर मैं लीनियर इंपल्स लिखना भी चाहता तो फोर्स ने कितना लीनियर इंपल्स दिया, तो लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा F, और टाइम कितना था T। फोर्स और टाइम की एक जोड़ी है, बिना टाइम के फोर्स कुछ नहीं कर पाता है, और बिना फोर्स के टाइम कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है ना? जैसे फोर्स बहुत बड़ा लगा दें तो टाइम कम रखेंगे तो सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे, फोर्स बहुत छोटा लगाएंगे तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा तो सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे। इसका मतलब फोर्स और टाइम की एक जोड़ी है जो ट्रांसलेशन को अफेक्ट करती है, और उसीलिए हम डिफाइन करते हैं लीनियर इंपल्स। तो इस रॉड को हमने इतना लीनियर इंपल्स दे दिया। क्लियर हो गया? अब ये लीनियर इंपल्स क्या करेगा,
ये लीनियर इंपल्स इसको लीनियर मोमेंटम देगा। इसका मतलब जस्ट आफ्टर इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। लीनियर मोमेंटम डिफाइन करना है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देख लो और उस बॉडी के टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट विल बी द लीनियर मोमेंटम। इनिशियली रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसा था? दैट वाज एट रेस्ट। तो इनिशियल मोमेंटम था P इनिशियल इक्वल टू 0 और जो बाद में मोमेंटम आ गया फाइनल दैट इज इक्वल टू m इंटू वी। जो मोमेंटम में चेंजेस आए वो किसने किए? इंपल्स ने किए। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, दिस इंपल्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब राइट साइड पे इंपल्स था तो राइट साइड पे मोमेंटम बढ़ेगा, तो मैंने राइट को पॉजिटिव मान लिया है और तब लिख दिया F इंटू टी इक्वल टू एम बी। क्लियर? फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, मास गिवन है, तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट कितनी आ गई? दैट इज एफ टी बाई एम। अगर हमसे उसने पूछा क्या क्या है, ए पार्ट में पूछा सेंटर ऑफ मास की स्पीड बताओ, वो हमने निकाल लिया, राइट। अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी भी पूछता है तो भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। लेकिन काइनेटिक एनर्जी दो होंगी, अभी हम केवल ट्रांसलेशन लिख सकते हैं, तो दैट विल बी हाफ m इंटू वी स्क्वायर और v की वैल्यू आ गई दैट इज एफ टी बाई एम। बट मेक श्योर दिस इज नॉट द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये केवल कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? अब उसने बी पार्ट में हमसे पूछा है कि एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड कितनी होगी जब फोर्स ने एक्ट करना बंद कर दिया होगा। तो एक बात और देखते हैं, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। क्लियर? सेंटर ऑफ मास को अपना फ्रेम मान लेते हैं। उसने खुद ही बोला सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो इसी को अपना फ्रेम मान लेते हैं। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि इस वाले फ्रेम में सेंटर ऑफ मास को कैसा रहना होगा? इस वाले फ्रेम में सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रहना होगा, मतलब में ट्रांसलेशन नहीं दिखेगा। क्लियर? अब ट्रांसलेशन नहीं दिखेगा तो दिखेगा वो रोटेशन होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स ने टॉर्क दिया होगा, राइट, और उस टॉर्क की वैल्यू टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का हमारे पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना है? दैट डिस्टेंस इज L by 2। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये टॉर्क जो मिला है ना, वो इस सेंस में मिला एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मिला तो इसकी डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, मतलब तुम्हारी स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर तुम्हारी तरफ है। ओके, इतना हमने टॉर्क दे दिया। क्लियर? तो टॉर्क ने क्या किया होगा? एंगुलर इंपल्स दिया होगा, तो एंगुलर इंपल्स एंड दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू टाइम। जैसे वहां पे फोर्स और टाइम की जोड़ी है ना, वैसे यहाँ पे टॉर्क और टाइम की जोड़ी है। टॉर्क और टाइम मिल करके एंगुलर मोमेंटम बदलते हैं। बिना टाइम के टॉर्क कुछ नहीं कर पाएगा और बिना टॉर्क के टाइम कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों एक दूसरे को जब अच्छे से मैनेज करेंगे देन दे कैन प्रोवाइड अ बेटर वैल्यू ऑफ एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स इज टॉर्क इनटू टाइम, मतलब F इंटू L by 2 इंटू टी। क्लियर? इतना एंगुलर इंपल्स इस फोर्स ने ड्यूरिंग दिस इंपैक्ट इस रॉड को दिया। क्लियर? एंगुलर इंपल्स क्या करता है? एंगुलर मोमेंटम बदलते हैं, लेकिन ये इंपल्स हमने खुद सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला है, तो इसका मतलब दिस एंगुलर इंपल्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली देखते हैं क्या रोटेशन था, कुछ भी नहीं था, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इनिशियली कितनी थी? 0। और जब ये इंपैक्ट हो चुका होगा ना, तो इस फोर्स ने सेंटर के अबाउट इस रॉड को ऐसे घुमा दिया होगा और घुमाया होगा, तो कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई होगी, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है ना, तो इस समय मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी?
आई ओमेगा, एंड दिस इज अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट हमें ट्रांसलेशन तो दिखेगा ही नहीं ना, हमने इसी को फ्रेम मान रखा है। तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल आ गया आई ओमेगा, इनिशियल था 0, इसका मतलब दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहां से आ गया एफ एल टी डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा। और इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ रॉड इज ml square by 12. तो दिस कैन बी रिटन एज ml square divided by 12. इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिख देते हैं ml square divided by 12. क्या क्या कैंसिल होने वाला है देख लेते हैं। यहां पर एक तो L कैंसिल होने वाला, राइट, 2 से 12 कैंसिल होगा, ये 6 आएगा, और हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई 6f इंटू टी डिवाइडेड बाई m इंटू L, 6ft डिवाइडेड बाई ml। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू भी आ गई, क्लियर हो गया। अब बी पार्ट का आंसर आ गया, द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। अब उसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है, हमने पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, लेकिन कौन सी वाली थी, ट्रांसलेशनल की थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे दो होंगी ना, ये रॉड चलेगी भी, रॉड घूमेगी भी। तो अगर मैं रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी लिखता, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखता, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। हम ट्रांसलेशन का लिखना है तो सेंटर ऑफ मास को देखा, अब रोटेशन को लिखना है तो ट्रांसलेशन दोबारा नहीं आना चाहिए, तो हमने सेंटर ऑफ मास से देखा। क्लियर, तो आई की वैल्यू आ जाएगी ml स्क्वायर बाई 12, तो दिस विल बी हाफ इंटू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का मतलब आ जाएगा कितना, 36 एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या क्या कैंसिलेशन होंगे, एक तो m कैंसिल होने वाला, एक एल स्क्वायर पूरा कैंसिल होने वाला, 12 से कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, तो दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई 2 एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई m। और जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, की टी दैट विल बी m, ऊपर m था नीचे m स्क्वायर था, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2m। ये ट्रांसलेशनल है और ये हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी टोटल दैट विल बी सम ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो रोटेशनल ट्रांसलेशन दोनों को ऐड कर देते हैं, एक 3/2 था, एक 1/2 था, दैट बिकम्स 4/2, तो दिस विल बी 2 एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई m। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, हम लोगों ने लिया एंगुलर स्पीड निकाल लिया। अब देखते हैं और क्या पूछ रहा है वो, तो उसने और हमसे जो पूछा है ये तो ओवरलैप कर गया। ओके, काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास फोर्स, इतनी सारी बातें हमसे पूछी तो सारे आंसर्स आ गए। एंगुलर स्पीड क्या आएगी हमें वो भी पता है, राइट। ट्रांसलेशनल स्पीड क्या आएगी हमने वो भी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी हमने वो भी निकाल ली, ठीक है ना। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी।